ये गांधी सरनेम कहाँ से है इनके पास? जी जी। अच्छा चलो, जिसको मिला मिला, उधार कर लिया वो भी जो है उसको एकदम से ब्याज की तरह बढ़ाता चला गया पीछे। अरे फिरोज की शादी और इंदिरा की शादी गांधी ने करा दी साबरमती आश्रम में। तो भाई ठीक है, उन लोगों ने खुश होकर उनका नाम ही जोड़ लिया। हम ऐसा जोड़ा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर के होई। इन्होंने कहा गांधी नाम ही है एक सरनेम, अब गांधी नाम से आप सरनेम लगाते रहिए। देश से ऊपर हो गया वो नाम। और क्या स्थिति बन गई। तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लड चल रहा है शरीर के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं कि जरा डीएनए टेस्ट करा लिया, वो कहाँ जाएगा। आप उठा के थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, मिस्टर शेख अब्दुल्ला कितने समय जेल की सलाखों में थे। इसलिए तो नहीं कि वो अमृत वचन बोलते थे। एक ऐसी स्थिति आ गई कांग्रेस पार्टी की कि अपने चहेते होते हुए भी मिस्टर शेख अब्दुल्ला को उन्हें जेल की सलाखों में डालना पड़ा, इतना खुल्ला खुल्ला बोलते थे। और इस संदर्भ में एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। लेफ्टिनेंट कॉल की एक किताब थी, दी अनटोल्ड स्टोरी, जो 1962 चाइना वार के संदर्भ पे लिखी गई थी पूरी की पूरी। और उसमें नेहरू जी का काला चिट्ठा खोल के रख दिया था जो है कॉल ने। उस पुस्तक का ही अंश है कि जब कश्मीर के हालात बहुत बिगड़ने लगे, कॉल लिखते हैं कि मेरे घर का लैंड फोन की घंटी बजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑनलाइन थे। 1.5 से 2 मिनट तक वो जो कहते रहे, गुस्से में था, उत्तेजना थी, और आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा होगा। मैं चुपचाप सुनता रहा, और जब मुझे लगा कि अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है, वाष्प बन के वो हल्का होता है। हल्का होके कहाँ होता है? आसमान में जाता है। लेकिन वहां जाके वो फिर भारी बूंदों के रूप में परिणित होता है, फिर झमाझम बरसता है। और उस बारिश में खेती होती है, फसलें उगती हैं। उसी प्रकार इन्हें गर्म कीजिए, इतना गर्म कीजिए कि फिर ये बरसें और बतावें कि कहां कहां से नोट ले आए थे। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। आज एक बार फिर से हम चुनावी मुद्दे पे एकत्र हुए हैं और हम बात करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह साहब से, और जानेंगे कि ये जो तीसरा चरण बीता है, इसके बाद और दूसरे चरण के बाद और तीसरे चरण से पहले जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, जो कुछ भी राजनीतिक बयानबाजियां हुई हैं, उस पर हम विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। और तीसरे चरण में भी चुनाव का जो परसेंटेज रहा है, वोटिंग का जो परसेंटेज रहा है, वो 64% के ही आसपास है। पिछले 2 चरण में ये प्रतिशत करीब 66 के आसपास दिखाई दिया है, और इसे न हम कम कह रहे हैं और न हम ज़्यादा कह रहे हैं। ज़्यादा तब होता जब ये 70 के पास जाता, और कम हम तब कहते जब ये 60 के नीचे आ जाता। नॉर्मल वोटिंग चल रही है, लेकिन जो वोटिंग का परसेंटेज इस बार एवरेज देखा जा रहा है, उसे पिछले 2 चुनावों के, लोकसभा चुनावों के मुकाबले कम देखा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में हमने पहले भी कई बार चर्चा की है। तीसरे चरण में जो चुनाव हुआ है, उसमें करीब 93 सीटों पर वोटिंग हुई है। 11 राज्यों में ये चुनाव हुए हैं। इस चुनाव के दौरान जो थर्ड फेज का चुनाव खत्म हुआ है, इसमें बड़े बड़े नाम भी हैं जो अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसके बाद आगामी 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को आगे के चरण के चुनाव होने वाले हैं। तो आज का जो विषय होगा वो हमने रखा है, जो इस एक हफ्ते 10 दिन के बीच में जो भी घटनाक्रम, चुनावी घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, उनके बारे में। इसमें हमारे पास मुद्दा है 35 करोड़ जो झारखंड के रांची में कैश मिला है, उसका है। कांग्रेस पार्टी इस समय बड़े ही
संकट के दौर से गुजर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो कृत्य है, जो कथनी है, वो कुछ ऐसी होती जा रही है जो देश विरोधी, समाज विरोधी दिखाई दे रहा है। इसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी का विकेट गिर रहा है, लगातार लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं। कई बड़े नाम हैं जो कांग्रेस पार्टियां छोड़ चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद से लगातार ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। इसके बाद एक फारूक अब्दुल्ला हैं कश्मीर के, जिन्होंने फिर से पाकिस्तान प्रेम का राग अलापा है, उस पर हम बात करेंगे। केजरीवाल का खालिस्तान कनेक्शन निकल के आया है, उस पर हम बात करेंगे। और इस चुनाव में जो नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा इस चुनावी घटनाक्रम का है, वो इस बार खुलकर अपनी वो बात कह रहे हैं जिसकी अब तक जनता को उम्मीद नहीं थी। तो ये विषय है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने राजनीतिक संपादक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह साहब से। सर बहुत बहुत स्वागत। हाँ, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी और अपने सुधी दर्शकों को भी। सर, शुरुआत सबसे पहले नरेंद्र मोदी के उस भाषण से हम लोग करेंगे जिसमें वो अब जिसको कहा जा रहा है खुल के मैदान में अपनी बात रख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं, पहले ये उनके भाषणों में आता था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब जो विश्वास वाली चीज़ें हैं, वो जो जिनका विश्वास वो जीतना चाहते थे, उनके प्रति वो थोड़ा सा सख्त हो रहे हैं, या उन्हें ये समझ में आया है कि जिसका हम विश्वास जीतना चाहते थे वो विश्वास हमें मिलेगा नहीं, अब हमें उस ओर ध्यान देना है, या जो 24 के बाद उन्होंने काम करने का ठान लिया है वो टारगेट पे वो बैठ गए हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? पहली चीज तो मुनेश जी ये कि खुलकर नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही बोल रहे हैं जी। इस चुनाव में या पहले से? ऐसा नहीं, बहुत पहले से जो पार्टी ही खुल्लम खुल्ला ये कहती रही हो कि हम तुष्टीकरण की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सबकी बात करेंगे। और एक ऐसी चीज इस देश के अंदर आ गई जिससे पीछा कब का छूट जाना चाहिए था जी। 1947 में देश धर्म के आधार पे बटा। हालांकि ये अलग बात है कि जो उस साइड गए वो धर्म नहीं मजहब वाले थे, धर्म तो एक ही है। वहां जो धर्म वाले गए वो खत्म हो गया। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये समाप्त अब तक नहीं हो जाना चाहिए था? नहीं, दिक्कत ये हो गई कि इतना ज्यादा तुष्टीकरण का खेल खेला गया उस समय कि एक राष्ट्र ही इस्लामिक राष्ट्र के रूप में जो है बंटवारे में चला गया, और दूसरे ऐसा लगा कि जो यहां रह गए वह कहीं न कहीं वोट बैंक की एक हुंडी है जिन्हें वक्त विशेष पे हम भुना सकते हैं। अब जरा हमको ये बतलाए कोई कि साहब इस देश के अंदर ईसाई अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, और भी तमाम पारसी सिख हैं, बौद्ध हैं, लेकिन 1947 से लेके आज तक सिर्फ मुस्लिमों की बात इस देश के अंदर क्यों हो रही है? सिर्फ वही क्यों अल्पसंख्यक है भाई? कारण ये है कि साहब उनकी जो एक संख्या है वो कहीं न कहीं हमें राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचा सकती है, लिहाजा उन्हें वोट बैंक बना के रखो। और कमाल की बात कि इनकी अगर बाकायदा सहायता कर दी जाएगी, व्यवस्था कर दी जाएगी, तो कल को ये कहीं हमसे छिटक न जाए, लिहाजा इनको उसी हालात में रखे भी रहो। मैं यही पूछना भी चाह रहा था कि 47 साल से अब तक तुष्टीकरण की राजनीति हुई। हाँ, मुस्लिम वोट बैंक एक पक्का वोट बैंक रहा, जी। बावजूद इसके 75 सालों में उनका विकास नहीं हो पाया, वो दोयम दर्जे से प्रथम दर्जे के नागरिक नहीं बन पाए। अगर आप अन्यथा न ले मोनेश जी, तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति उसे कहीं जोड़ेगा नहीं, प्लीज। ये एक उदाहरण है, मेरे घर पे एक नौकर है, बर्तन धोता है, फर्श की सफाई करता है, सब कुछ करता है। क्या मैं उसे अपने स्टेटस पे लेके चला जाऊंगा? स्टेटस पे ले जाते ही वो नौकर नहीं रह जाएगा। और एक ऐसी बारीक बात मैं कहना चाहता हूं जो लोगों को समझ में आनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है। मैं सबको जो है घेरे के अंदर नहीं ले रहा हूं, लेकिन बहुसंख्यक या एक ज्यादातर स्थिति इस देश से न जुड़ के किसी अन्य राष्ट्र से अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
जी। इसकी वजह क्या है? ये गंभीर नहीं, इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है। वजह सिर्फ इतनी है कि वो राष्ट्र से ऊपर अपने धर्म को रखते हैं। मैं बिना लाग लपेट के बोल रहा हूं, वो तो सही बात है, इतना तो मोदी जी भी नहीं बोलेंगे जितना मैं बोल रहा हूं। उसमें तो कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल। और यह फिर दिक्कत पैदा करेगा। एक छोटा सा सवाल, मायने नहीं रखता। हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल कि अगर आप उस साइड में जो लोग गए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इस्लाम के अनुसार कंट्री चलेगी, शरिया के अनुसार कंट्री चलेगी, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या यहां रहने वाले उसी आशा और विश्वास के साथ जी रहे हैं क्या? तो फिर दो में से एक ही बात है, फिर लोकतंत्र की दोहाई मत दीजिए। और या तो फिर अगर आप चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ लिविंग हमको मिल जाए हमारे अपने उसके अनुसार, तो साहब हमारे लिए तो बना हुआ है, किसने रोका है? जाइए ना। अब फिर वही बात होगी, देखिए इस देश के लोगों को जाने की बात मैं कह रहा हूं, नंगा सच यही है। आज जरूरत इस बात की है कि देश के प्रत्येक उस वर्ग को जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उनको बुनियादी सुविधाएं देकर इस स्थिति से बाहर निकाला जाए, तभी एक मजबूत और सफल और सबल राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और वो खड़ा हो सकता है। और उस दिशा में कमोबेश ही सही यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई है इस देश के अंदर, लेकिन हम बड़ी छोटी छोटी चीजों के ऊपर आके अभी भी अटके हैं और उसकी अपनी एक दायरा है, अपनी एक मजबूरियां हैं। जैसे साहब जो ही टिकट का बंटवारा होता, साहब हमारे वर्ग के कितने लोगों को टिकट मिला, हमारे वर्ग के लोगों को कितना। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि साहब क्या किसी भी आप इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, वहां वर्ग के अनुसार एडमिशन होता है क्या? कि साहब इस वर्ग के लोग ज्यादा एडमिशन पा गए, थोड़ा इस वर्ग का भी दे दीजिए। नहीं साहब, योग्यता के अनुसार वो सारी चीजें होती हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी कैंडिडेट को खड़ा करेगी तो योग्यता के बल पे खड़ा करेगी। लेकिन दुर्भाग्य क्या है ये समझिए, दुर्भाग्य ये है कि योग्यता 1947 से ही दरकिनार कर दी गई और जाति पात सब इतना हावी हो गया कि लोग अपने अपने वर्गों को खड़ा करते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। अपने स्वार्थ के लिए जी, और यहीं से वो तुष्टीकरण की धारा भी प्रारंभ हो जाती है, फूट जाती है उस गंगोत्री से जो पूरे राष्ट्र को सींचने चली थी, लेकिन कई बाइफार्केट शाखाओं में जाके वो बिखर गई, जिसे हम कभी नाला बोल रहे हैं, कभी नदी बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। उसका स्वरूप ही बिगाड़ के हमने रख दिया। तो पहली चीज कि अब वक्त आ गया है कि इन विषयों के ऊपर बातचीत किया जाए। और सबसे दुर्भाग्य, जो पिछली बार भी मैंने कहा था, आज भी वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ रहा है? चिन्हित किया जाए वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि देश की सुविधाएं तो सब हम लेंगे, लेकिन वोट डालने हम नहीं जाएंगे। आप बताइए कि इससे बड़ा क्राइम कुछ हो सकता है क्या? हम वोट तो नहीं डालेंगे लेकिन सुविधा सब लेंगे साहब। और फिर ऐसे हालात में हम यहां बैठ के ये भी चर्चा करेंगे कि साहब वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं कि इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। आप मत दीजिए, चाहे नोटा के पक्ष में दीजिए, चाहे सत्ता पक्ष के पक्ष में दीजिए, चाहे विपक्ष के पक्ष में दीजिए, लेकिन ये नहीं चलेगा कि हम बेपेनी के लोटा हैं, हम कहां लुढ़क रहे हैं हमको खुद नहीं पता है, सुविधा हमको चाहिए। तो ये गलत चीज है। और एक चीज और बता दे, निश्चित तौर पे एक ही ट्रेंड है तीनों चरणों का। जी हाँ, लगभग अब खुशफहमियां पालना प्रत्येक पार्टियां बंद कर दे कि साहब कम पड़ा तो हमारा, ज्यादा पड़ा तो हमारा। नहीं साहब, अगर जाति पात की दीवारें कमोबेश टूट ही गई, कमोबेश शब्द मैं कह रहा हूं, वो टूटी। अब ये दावा ना कोई करे कि नहीं टूटी है, कमोबेश की बात मैं कर रहा हूं। टूट गई तभी तो मायावती चीफ मिनिस्टर नहीं हो पा रही है यूपी में, अखिलेश बाबू जो है चीफ मिनिस्टर नहीं हो पा रहे हैं यूपी में, गणित तो सारी लगा रहे हैं, MOI क्या 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 सब करके थक गए, लेकिन वो टूट चुकी है। और अगर वो टूट चुकी है
वह अगर लाभार्थी के रूप में दिख रही हैं, अपने भविष्य को देखने की दिशा में देख रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो वोट उसी को देंगे जिनसे उन्हें फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये रोना बंद कर दीजिए। 4 जून को आएगा, फिर एक नया एनालिसिस इस देश के अंदर शुरू होगा कि साहब, और सबसे बड़ी बात, क्यों रोना रो रहे हैं कम वोट का भाई? 1947 से लेके एक लंबे समय तक 33% नोट कीजिए इसको, पाके सत्ता में हनक के साथ कांग्रेस जो है सत्ता चलाती रही है। मात्र 33%, जिसे हम अपने एग्जामिनेशन में या शैक्षणिक भाषा में पासिंग मार्क बोलते हैं। और वो तो बीजेपी भी पिछले 2 चुनाव में, अब जाहिर सी बात है 37%, उसके पहले 31%। मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं सिर्फ आज के दौर के कम वोटिंग के ऊपर एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि 33% पाके भी लोगों ने सत्ता में संचालन किया है, देश को चलाया है। हम इसका रोना क्यों रो रहे हैं? इसको रोने के बजाय बेहतर है कि हम इस बात का प्रयास करें कि वोटिंग परसेंट कैसे बढ़ेगा, इसे अनिवार्य किया जाए। अंधेरे का इतना क्यों शोर मचाएं? आओ मित्रों, क्यों ना हम सब मिलकर एक दीपक जलाएं। सर आगे बढ़े, एक कांग्रेस की तरफ से ये निकल के बात आई है कि अगर वो सत्ता में आती है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की बातें हो रही है कि वो सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर का फैसला बदल देंगे और राम मंदिर कहीं ना कहीं वो मस्जिद में आ जाएगा। ये इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि ये जो बहुसंख्यक समाज है इसको सीधी चोट करनी हुई, जो हिंदू समाज है इसको सीधी चोट करनी हुई, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको मैं दूसरे रूप में देखता हूँ। हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज सेकेंडरी है। अब आप कहेंगे सेकेंडरी, जब पूरे देश ने इस बात के, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने ये आवाज उठाई कि हम कोर्ट का ही फैसला मानेंगे, तो ये फैसला तो कोर्ट से आया है। तो क्या कांग्रेस ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलेंगे? मतलब तो यही हुआ? नहीं, मतलब यही नहीं हुआ, ऐसा वो कर चुके हैं। वही बात हुई ना। और ये ढिठाई की पराकाष्ठा है। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट को अवमानना की नोटिस देते हुए इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं। और ये गेम आज से नहीं खेले जा रहे हैं। जिस समय धारा 370 का गठन हुआ, आप ख्याल कीजिए कि उस समय क्या क्या बंदिशें डाली गई थी। उस समय महाराज हरि सिंह के द्वारा भारत सरकार के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि 2/3 मेजॉरिटी होने के बाद ही J&K के अंदर कोई कानूनी रूप धारण करेगा कोई कानून। तो इसके पीछे मंशा क्या थी महाराज हरि सिंह की? मंशा यही थी, मुस्लिम बाहुल्य ये इलाका है, यहां कभी 2/3 मेजॉरिटी होगी ही नहीं, लिहाजा कोई कानून मन मुताबिक बनेगा ही नहीं। लेकिन कमाल की बात देखिए, 400 की मेजॉरिटी पाने के बाद जो पार्टी पाई, उसने बड़ा कमाल का काम किया था। शाबानो प्रकरण में मात्र 75 रुपए के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इससे भी कमाल की बात कि 400 की पूरी मेजॉरिटी पाने के बाद एक ही काम कमाल का किया, जिसके कारण आज भी दुरुपयोग चल रहा है। दल बदल कानून बनाया। और जिस समय दल बदल कानून ये कांग्रेस पार्टी बनाने चली, तो दिमाग में आया कि अगर हमें जरूरत पड़ जाएगी तो क्या होगा। बड़े बड़े विद्वान रहे होंगे, जैसे आज है वैसे उस समय भी रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा रखो कि इसमें कुछ छेद भी छोड़ दो, तो उसी से निकल के भागा जाएगा। तो ये हुआ कि 2/3 मेजॉरिटी अगर किसी पार्टी से इधर से उधर जाएगी तो दल बदल माना जाएगा। तो ये हुआ कि अगर एक आदमी जाएगा, नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। मतलब एक आदमी चोरी करे तो चोरी नहीं माना जाएगा। अली बाबा जब 40 चोर के साथ जाएगा उधर, तभी चोरी माना जाएगा। यही तो किया इन्होंने मेजॉरिटी पाने के बाद। और मैं एक चीज और बता दूं, जनता को डराने का काम चलता है। ये 1947 से चल रहा है। और इस संदर्भ में एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा जिसने सबको उनके एकदम अंगूठे पे खड़ा कर दिया। वो बंदा था इस देश के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने कहा कि मैं किसी तुष्टीकरण की चीज को नहीं मानता हूं, मुझे पूरे भारत की आजादी चाहिए।
और जो पार्टी दावा करती थी कि हम पूरे भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसने एक भारत के बजाय खंडित देश को ले लिया अपने दो हाथों के अंदर। लेकिन उठा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखिए, वह जो युद्ध कर रहे थे ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ, उस बंदे ने संपूर्ण भारत की आजादी की ही लड़ाई लड़ी। और कई ऐसे एग्जाम्पल है जो इतनी गहरी चोट अंग्रेजों को दी कि उसकी तिलमिलाहट आज तक अंग्रेजों की नहीं गई। करेंसी बना दी, मंत्रिमंडल बना दिया, सरकार बना दी, बैंक जारी हो गया, बैंक क्या क्या नहीं नेता, लेकिन उन्होंने खंडित भारत का थोड़ी किया। और ये देखिए देश का बंटवारा भी कर लिए, और बंटवारा करने के बाद इधर की जो थी उसमें भी बंटवारा किया। उस समय का याद कीजिए, हरिजन के नाम पे चलता था वो, बड़े दिन तक पॉलिटिक्स चली, हरिजन हरिजन हरिजन। गांधी जी कह के चले गए थे कि ये हरि के जन है। अरे सभी इंसान है, क्या बाकी हरि के जन नहीं है? आप हरि के जन नहीं है, मैं हरि का जन नहीं हूं। लेकिन एक विशेषण शब्द हिंदी में आता है, दे दीजिए तो थोड़ा सा भाव बढ़ जाता है। तो ये उन्होंने किया। ये सब चीजें अब बंद होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, देश के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, सबके विकास की बात होनी चाहिए, न कि किसी पर्टिकुलर किसी समुदाय विशेष की। और खास करके जो बोलता ही नहीं, जिसकी जबान नहीं, जरा जाके कभी पारसियों से भी तो पूछिए, कभी जैनियों से भी तो पूछिए, तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट्स है? क्या वो हमारे देश के लिए योगदान नहीं दे रहे हैं? सर वो बिजनेस में, इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है भी सेक्टर। सर अगर एक कांग्रेस की बात आई है, पार्टी की बात आई है, दल बदल की भी बात आ गई, तो एक संकट कांग्रेस के लिए है, या ये संकट राजनीति के लिए संकट है, या ये अच्छाई है कि लगातार कांग्रेस से लोग छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं? उसमें लेटेस्ट नाम अगर राधिका खेड़ा का है, फिर संजय निरुपम है, गौरव वल्लभ है, ऐसे कम से कम दर्जनों नाम हैं जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। और इनका एक जो निकल के आया बयान कि जो राम मंदिर बना है, सबके मुंह से ये निकल रहा है कि राम मंदिर का विरोध ही इनके छोड़ने का कारण है। तो एक तो ये छोड़ रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और ये जो सामने आ रहा है बयान, उसको आप क्या, उस पर आप क्या कहेंगे? थोड़ी सी रील पीछे घुमा दीजिए जी। ये सभी लोग कितनी बेशर्मी के साथ डिफेंड करते थे टीवी के ऊपर कि ये जो राम जन्मभूमि बनी है उस पर कांग्रेस का स्टैंड सही। तो राम की दुहाई तो कोई न दे, अपने स्वार्थ की दुहाई दे, उस बात समझ में आती है। क्योंकि जनता के सामने हमें कुछ ऐसा तर्क रखना है कि जनता को ये लगे कि हाँ बिल्कुल ये सही कारण से ये आए हुए। स्वार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं, एक राजनीतिक और उसका स्वार्थ नहीं। अरे ये देखिए, फिर वही बात है, ये तो फिर वही है कि कोई व्यक्ति जो है ये कहे कि साहब मैं एकदम आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और राजनीति में भी डटा रहे। ये दोनों दो छूर है भाई। ऐसा ये तो थोड़ा ये हो जाएगा कि अगर आध्यात्मिक है तो उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरे कहने का सिर्फ इतना ही है कि ये दो छोर है। अध्यात्म वाला व्यक्ति अगर राजनीति में आएगा तो कितने समय टिकेगा उसमें, क्योंकि सांसारिकता से बाहर निकल के ही वो अध्यात्म तक गया है। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जितने लोग भी आ रहे हैं, जब इन्हें ऐसा लगा कि अब उस पार्टी में मेरा भविष्य एकदम टोटल अंधकार है, एकदम नंगी बात बोल रहा हूं, कोई स्वीकार करे या न करे, तब उन्होंने कहा कि हमें दामन अब उसका छाप पकड़ना चाहिए, जिससे थोड़े समय तक यात्रा हो सकती है पॉलिटिकल। और ये भी एक इंडिकेटर है बड़ा खतरनाक जो मैं कहने जा रहा हूं कि इस इलेक्शन में कांग्रेस की हालत बहुत बुरी है। एक चीज, ये एक इंडिकेटर है, क्योंकि उन लोगों को भी आभास हो रहा है। अगर इन्हें, आप ही से एक सवाल पूछ लेता हूं, अगर इनको 10%, 20%, 50% भी आशा होती कि कांग्रेस आ रही है 2024 में, ये पाला बदल देते क्या? संभव ही नहीं। राधिका हो, वल्लभ हो, बाकी हो। और फिर चलिए आपको एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं जहां जाने के बाद सारे तर्क बंद हो जाए। अरे जिस राजनीति में
किसी पार्टी ने किसी औरत के सलवार समीज फाड़ दिए हो और उसके बाद वो उन्हीं से हाथे मिलाकर चुनाव लड़ रही हो या लड़ रहा हो, इससे तो मैं क्या तलाशूं राजनीति में। किसी व्यक्तिगत परिवार के किसी व्यक्ति की महिला के साथ ऐसी घटना हो गई होती। हमारे यहाँ गांव में एक बात कही जाती है कि बात बात पे भगवद्दी से खान पान छूट जाता है। बड़े रियाज लगते हैं भगवद्दी को भगवद्दी में मिलाने के, यानी नमक का मिलान करने में कई तो पीढ़ियां 3-3 4-4 पीढ़ी के बाद जाके मिलती है। कोई घटना हो गई आपस में, वो हो गया। यहाँ पे सर एक चीज मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कांग्रेस का स्टैंड आपने देखा है, हमेशा से देखा है कि धर्म के वो सनातन के अगेंस्ट खड़ा है। तो इसमें जैसे राधिका का नाम आपने लिया, संजय निरुपम का नाम लिया, गौरव भले, ये हैं तो सनातनी, कांग्रेस में थे, लेकिन कहीं ना कहीं जमीर तो बचा ही होगा। ऐसा नहीं है कि सबका जमीर खत्म हो गया, लेकिन जिन लोगों ने इनका जमीर मारने की पूरी तरह की कोशिश की तो इनको वहां से भागना पड़ा, हटना पड़ा। एक मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि हाँ चलिए थोड़ा जमीर इनके अंदर बचा था, बिल्कुल, और इन्होंने अपना रास्ता अलग तलाशा। चलिए मान लिया। इस बात को समझने में कितना टाइम चाहिए था बल्लभ को कि राजीव गांधी जी मूलतः कहाँ से बिलोंग करते हैं। एक व्यक्ति जिसके नाम के पीछे जो लगा है वो उसका है ही नहीं, और उसको लगा कि वह सत्ता की कुर्सी पाना चाहता है। कहां से आ गया भाई? थोड़ा सा शोध कर लीजिए ना, ये गांधी सरनेम कहां से है इनके पास? अच्छा चलो, जिसको मिला मिला, उधार कर लिया वो भी जो है उसको एकदम से ब्याज की तरह बढ़ाता चला गया पीछे। अरे फिरोज की शादी और इंदिरा की शादी गांधी ने करा दी साबरमती आश्रम। तो भाई ठीक है, उन लोगों ने खुश होकर उनका नाम ही जोड़ लिया। अब ऐसा जोड़ा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर के होई। इन्होंने कहा गांधी नाम ही है एक सरनेम, अब गांधी नाम से आप सरनेम लगाते रहिए, देश से ऊपर हो गया वो नाम। और क्या स्थिति बन गई। तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लड चल रहा है शरीर के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं कि जरा डीएनए टेस्ट करा लिया, वो कहां जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी के द्वारा अगर सनातन को बार बार अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है तो कहीं तो कुछ होगा उनके पास धर्म के नाम पे, जिसको वो सम्मानित करते होंगे अपने दिल में, जहां वो जाते होंगे सर झुकाने के लिए। ये समझिए इस बात को। ये तो सर उसके बारे में तो कभी नहीं बोले। क्या गांधी ने, राहुल गांधी ने कभी ईसाइयों के लिए कुछ बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कहीं ना कहीं तो है उनके मन में। अरे बोलने को तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला, अरे तो कहीं ना कहीं तो है ना। बोलने को पारसियों के खिलाफ नहीं बोला क्योंकि फिरोज पारसी ही थे। एक चीज 20 चीजें हैं। तो ये भी है कि उन्हीं के अपने जिनसे वो पीढ़ी चली आ रही है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा था कि वो एक्सीडेंटल हिंदू है। तो इससे तो आकलन लग जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्या है। नहीं, मैं उसकी भी बात नहीं करता। सबको ये स्वतंत्रता है, और आज के दौर में भाई नेहरू, पारसी, मुसलमान, आप बदलते रहिए, दिल का सौदा है, कौन मना करता है बीच में। एवरीथिंग इज राइट, लव एंड वॉर। आगे बढ़े और कश्मीर पे चले, और कश्मीर में जो फारूक अब्दुल्ला है उन्होंने पाकिस्तान से प्रेम और पाकिस्तान को एटमी, भारत को एटमी धमकी देना, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने एक बयान में कही। इसको कैसे देखते हैं आप, और इनके लिए आपका क्या कहना है? जाहिर सी बात है, ये लगातार इस तरीके की बेहूदगी भरी बातें नहीं, देखिए, एक तो आप ही बेहूदगी भरी बात कहने के लिए उनको पूरा प्लेटफॉर्म मुहैया कराए हुए, सुविधा दिए हुए हैं। आप उठा के थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, मिस्टर शेख अब्दुल्ला कितने समय जेल की सलाखों में थे। इसलिए तो नहीं कि वो अमृत वचन बोलते थे। एक ऐसी स्थिति आ गई कांग्रेस पार्टी की कि अपने चहेते होते हुए भी
मिस्टर शेख अब्दुल्ला को उन्हें जेल की सलाखों में डालना पड़ा, इतना खुल्ला खुल्ला बोलते थे जी और इस संदर्भ में एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जी लेफ्टिनेंट कॉल की एक किताब थी दी अनटोल्ड स्टोरी, जो 1962 चाइना वार के संदर्भ पे लिखी गई थी पूरी की पूरी, और उसमें नेहरू जी का काला चिट्ठा खोल के रख दिया था जो है कॉल ने। जी उस पुस्तक का ही अंश है कि जब कश्मीर के हालात बहुत बिगड़ने लगे तो कॉल को भेजा गया कि आप कश्मीर के हालात को संभालें, लेकिन कमाल की बात थी कि भेजने के पहले ये कहा गया कोई ऐसी हरकत मत कर दीजिएगा आप वहां जाके जिससे देश के अंदर अमन चैन खतरे में पड़ जाए। वो समझ नहीं पाया कि इस वाक्य का क्या मतलब है, हमें सिचुएशन हैंडल करने के लिए बोला जा रहा है और इस तरह से पीछे से कहा जा रहा है कि आप ऐसा मत कर दीजिएगा। जब वो गया वहां से एयरपोर्ट पे उतरा और कोर कमांडरों की उसने बैठक बुलाई सिचुएशन के लिए, तब उसे समझ में आया कि ये क्यों कहा गया था। कोर कमांडरों ने उसे, मैं उसी पुस्तक का अंश बता रहा हूँ, चाहे तो कोई पढ़ के देख ले, ये सब चीजें तो जाती नहीं, इसमें बैन लगा हुआ था इस पुस्तक में, बाद में इसके हिंदी संस्करण आए, लोगों ने थोड़ा पढ़ा हो जाना। तो उसने जब कोर कमांडरों से बात की तो कोर कमांडरों ने कहा ऐसी सूचना दी जिससे कि कान खड़े हो गए कॉल पे। उन्होंने कहा कि साहब पाकिस्तान टेरिटरी में अंदर जाके 1 किलोमीटर के अंदर कल शेख अब्दुल्ला की बातचीत पाकिस्तानी नेताओं से होने वाली है और जाहिर सी बात है वहां जाके उनकी टेरिटरी में हिंदुस्तान के अच्छे भविष्य के लिए तो बातचीत नहीं होने वाली। तो इनकी गतिविधियां अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि इनको हाउस अरेस्ट करना आवश्यक है। और जो ही ये कोर कमांडरों ने कहा, कॉल को नेहरू की बात याद आई, शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करने में तो बवाल हो गई। अब उनके दिमाग में ये दुविधा चलने लगा और ये मैं सवाल भी उठा रहा हूं पूरे राष्ट्र के लिए कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो क्या राष्ट्र को ध्यान में रखा जाएगा या पर्टिकुलर एक नेता को ध्यान में रखा जाएगा। और कॉल ने सारी बाधाओं को तोड़ के राष्ट्र को ऊपर रखा और आदेश किया कि इसको आज रात को ही अरेस्ट करो। वो जानता था कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होने वाली। शेख अब्दुल्ला हाउस अरेस्ट कर दिए गए और जैसा कि होना था जंगल की आग की तरह ये बात है, लैंड फोन हुआ करते थे। कॉल लिखते हैं कि मेरे घर का लैंड फोन की घंटी बजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑनलाइन थे। 1.5 से 2 मिनट तक वो जो कहते रहे, गुस्से में था, उत्तेजना थी और आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा होगा। मैं चुपचाप सुनता रहा और जब मुझे लगा कि अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है तो मैंने उसे क्रेडिट पे रख दिया। होल्ड नहीं, क्रेडिट यानी काट दिया। अब इस पूरी कार्रवाई के बाद जब 1-2 महीने के बाद कश्मीर के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शानदार ढंग से पंडित नेहरू को बधाइयां मिलने लगी पूरे देश से, तो एक दिन फिर मेरे घर का वो लैंड फोन की घंटी बजी। कॉल ने ये लिखा है, हाँ ये किताब में है, जाके पढ़िए। और उसके बाद वो मेरे तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, अच्छे ढंग से सिचुएशन को होल्ड करने के लिए मुझे बधाइयां दे रहे थे। फिर मैंने वही किया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मुझे लगा उनकी बात समाप्त हो गई है, मैंने फोन को डिस्कनेक्ट किया। ये एक एग्जाम्पल है इस देश की। क्या जरूरत है फारूक अब्दुल्ला को बाहर छोड़ने का? इससे बड़ी बात वो क्या बोल सकता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं? पाकिस्तान परमाणु हथियार रहता है, पापा भर के तो होंगे परमाणु हथियार उनके पास। आज तक तो 1947 के बाद से नहीं चला पाए, बेच भले दिए हो उसका, सिर्फ ये बातें आती है कि हाँ? परमाणु बम है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक पटक दोगे, आपका क्या हश्र होगा, ये भी आपने कभी सोचा है क्या? ये एक बार हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी। थे और अमेरिका की तरफ से ये सूचना है। इसलिए भारत सरकार को पूरी सख्ती के साथ इस तरह की भाषा बोलने वाले के लिए कहीं बट की गुंजाइश नहीं है, कोई संशय की गुंजाइश नहीं है कि इसमें कुछ और नुक्ता वो निकाल सके। उठा के जेल की सलाखों के अंदर बंद कीजिए। इस तरह की चीजें मीडिया वालों को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये मीडिया वाले जो हीरो बनाते हैं, क्षमा कीजिएगा मीडिया वाले सुन रहे तो नाराज मत होइएगा, लेकिन ये भी है तो अगर एक नया शब्द आ गया है मीडिया में, हम एक्सपोज कर रहे हैं। अरे आप एक्सपोज कर रहे हैं कि उसको इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं?
ये गलत बात है भाई। लेकिन एक चीज है सर कि अगर इनकी मंशा अगर मीडिया में नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगी? नहीं, इनकी मंशा लाने की क्या जरूरत है? इनको जेल में डालिए ना, इनकी मंशा तो आप समझ ही रहे हैं साहब। मंशा सामने आ गई, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई व्यक्ति जो है कह रहा है कि हम फलाने आदमी को मर्डर कर देंगे, अगर अभी धमकी देना वो शुरू कर दे तो आप मंशा समझेंगे टेलीविजन पे कि उसे अरेस्ट करेंगे, वो मर्डर कर देगा, उसके बाद आप पकड़ेंगे उसको। अरे साहब, वो आदमी FIR करा रहा है साहब, मर्डर की धमकी दे रहा, नहीं हम एक्सपोज कर रहे हैं उसको सुना के। ये क्या कर रहा है? एक नहीं 20 एग्जाम लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अभी समझना है इंडिया गवर्नमेंट को। देखिए साहब, कहीं न कहीं सबका अपना पॉलिटिकल नफा और नुकसान है, और यही वो एक ऐसी जादू की छड़ी है जो किसी को काम करने और न करने के लिए प्रेरित करती है। उसी के अंतर्गत ये पूरी राजनीति चल रही है। क्या जरूरत है ऐसे लोगों को? भाई उठा के जेल में डालिए। नेक्स्ट मुद्दे पे आएगा। हाँ, नेक्स्ट मुद्दा है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। अभी NIA के जांच के दायरे में आते हैं। NIA उन्हीं की जांच करती है जिनका आतंकवादियों से या टेरर फंडिंग वगैरह से, नेशनल लोगों से संबंध है या कुछ भी है, जुड़ाव है। टेरर फंडिंग पे ज्यादा वो फोकस करते हैं। खालिस्तान समर्थकों का खालिस्तानी आतंकवादियों के एक संगठन से पैसे लेने का आरोप हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे, और क्या केजरीवाल भारत की राजनीति के एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो भारत को तोड़ने के लिए राजनीति कर रहे हैं? देखिए, एक चीज बताएं, मैं याद दिलाना चाहूंगा कुमार विश्वास की उस बात को कि एक ऐसी महत्वाकांक्षा को उन्होंने, केजरीवाल की महत्वाकांक्षा को देश के सामने टेलीविजन पे रखा, जो सुनने में तो अच्छा है। इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जिन्ना भी तो यही किया। अब आप कह सकते हैं कि मैं केजरीवाल की तुलना जिन्ना से कर रहा हूँ। नहीं साहब, जिन्ना ने खुल्लम खुल्ला कहा कि हम दोयम दर्जे के नागरिक नहीं बनेंगे इस देश में, हमें चाहिए, और एक अलग राष्ट्र की वो लड़ाई लड़ा और वहां जाके प्राइम मिनिस्टर हो गया। कुमार विश्वास से केजरीवाल जी ने तो यही कहा था ना, या तो किसी स्टेट के हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे या किसी स्वतंत्र राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। उस समय भरोसा नहीं हुआ किसी को। इतनी बड़ी बात कैसे कोई कह सकता है? वो कोई खालिस्तानी है और बात कर रहा है तो समझ में आता है वो ऑलरेडी पहले से घोषित है कि वो ऐसा एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान की लोकतंत्र, उसके संविधान में आस्था रखते हुए आता है, सत्ता में आता है, और चीफ मिनिस्टर जब वो होता है तो वो शपथ लेता है, वह व्यक्ति ऐसा कर रहा तो थोड़ा गले के नीचे नहीं उतरता। और फिर जाहिर सी बात है, अगर इधर के पक्ष पे हम चले जाए कि पॉलिटिकल हत्या करने के नजरिए से बीजेपी ये सब कर रही है, तो क्षमा कीजिएगा, इतना बड़ा इल्जाम आप नहीं लगा पाएंगे किसी पे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया है, इसके तो उदाहरण है शाहबानो प्रकरण में कि आपने पलट ही दिया उसके आदेश को सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आपने इस्तेमाल अपने फायदे में कर लिया हो, ढकी छुपी स्वर में इसकी चर्चाएं जरूर होती हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला कोई उदाहरण देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो फैक्ट एंड फिगर के ऊपर अपने ऑर्डर करते हैं। और अगर 16 मिलियन की बात कर रही है NIA, वो आगे भी बढ़ के बात कह रही है कि अमेरिका में इन्होंने वो सिख जस्टिस, हाँ जो है, उससे ये मुलाकात किए हैं, पन्नू से। तो भाई उन्हें इस्टेब्लिश भी तो करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो थोड़ी देर के लिए आप पार्टी, केजरीवाल जी, आप लोग इसको चर्चा का विषय बनाइए पूरे देश में कि मोदी जी आपका करियर तबाह कर रहे हैं, आप पूरे देश के अंदर मेजॉरिटी लेके सत्ता में आने वाले हैं लोकसभा में, इसलिए ऐसा मोदी जी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात हुई कि चाहे इलेक्शन के दौरान जितना चिल्लम चोट कर ले लोग, 4 जून को तो रिजल्ट हुए आ जाएगा। अब उसके बाद 10-15 दिन इधर उधर मुंह छिपाएंगे, लेकिन मैं सच कह दूं, इतने थेथर हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, फिर वो धूल उलझाड़ के शुरू हो जाएंगे टीवी के ऊपर। उसी प्रकार थोड़ा वेट कीजिए। NIA अगर इस लेवल तक आ गई है
एलजी इस लेवल तक आ गए हैं कि हाँ इंक्वायरी करा दी जाए, तो साहब कुछ ना कुछ तो होगा। दाल में काला है। बिना आग के कहाँ धुआं उठते आपने देखा है? स्मोक कैंडल भी जलाना है तो उसके लिए माचिस से आग लगाना है, तभी धुआं उठेगा। सर स्मोक कैंडल से अब कैश काइंड पे बुलाते हाँ हैं। हाँ यस। रांची में ग्रामीण विकास मंत्री के यहाँ से 35 करोड़ रुपया कैश मिला है, जो कि उनके सचिव के नौकर के यहाँ से मिला है। कुछ दिन पहले धीरज साहू नाम के नेता के, कांग्रेस नेता के यहाँ से 350 करोड़ के करीब कैश निकला था। तो ये जो पैसा दबाया जा रहा है, ये इस पूरे प्रकरण को आप इस पे क्या कहेंगे? और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की तरफ से प्लान किया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? अब ये नया ट्रेंड बड़ा अच्छा लगा है। जी। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता था, मैं एकदम उलट के जा रहा हूँ बहुत दूर, हाँ। कि उसने जॉर्ज बुश की अपने महल के जिस दरवाजे से वो निकलता था वहां पत्थर का लगवा रखा था, इसलिए कि जब भी निकले तो उस पर जूता रख के। अगर ये बात भी सही है तो अब नेता इस लेवल तक आ गए हैं घृणा के रूप में कि वो बीजेपी का नौकर रख रहे हैं। कम से कम दबे आवाज में ही सही अभी थोड़ी राहत है कि आप खुल के बहिनिया मतरिया नहीं कर सकते, लेकिन नौकर को आप कर सकते हैं। जी। तो पहला तो आपने ये कर दिया कि वो नौकर का बीजेपी का था। तो पता किया जाए कि वो कहां से पैसा ये लिया। क्या आप बकवास करते हो यार। सबसे पहले तो जिसके यहाँ मिला है, अब मैं थोड़ा बोल रहा हूं भाई साहब क्षमा कर दीजिएगा, उनको अरेस्ट कीजिए और थोड़ा उनको गर्म कीजिए। जिस नौकर के यहाँ मिला है वो तो अरेस्ट हो गया है। और नहीं मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, अरेस्ट होना एक अलग खेल है। मैंने बोला कि गर्म कीजिए, जांच कीजिए। जैसे पानी को जब आप गर्म करते हैं तो पानी वाष्प बनता है, वाष्प बन के वो हल्का होता है, हल्का होके कहाँ होता है? आसमान में जाता है, लेकिन वहां जाके वो फिर भारी बूंदों के रूप में परिणित होता है, फिर झमाझम बरसता है और उस बारिश में खेती होती है, फसलें उगती हैं। उसी प्रकार इन्हें गर्म कीजिए, इतना गर्म कीजिए कि फिर ये बरसें और बतावे कि कहां कहां से नोट ले आए थे। ये नोटों का बरामद करना एक पार्ट है और इसको अंजाम तक ले जाना ये दूसरा पार्ट है। ये दूसरा पार्ट बाहर आता नहीं जल्दी। वो भाई साहब 350 करोड़ तक का मिला, सुर्खियां बनी, सब कुछ हुआ, फिर क्या हुआ? वो पश्चिमी बंगाल में मिला भाई साहब का, फिर क्या हुआ? नहीं, उसकी अंतिम परिणति तक बात को ले जानी चाहिए, बात को ले जाए और जनता तक सामने, और जनता के सामने आना चाहिए। इनका हुआ क्या, ये हुआ क्या, ये पैसे कहां कहां से आए थे, नंगा कीजिए ना। अब मीडिया वाले इसको एक्सपोज नहीं करेंगे साहब। मीडिया एक्सपोज करने का काम करती है और हम लोग के चैनल का नाम एक्सपोज लेकिन हम एक्सपोज नहीं करते हैं, हम लोगों को रिव्यू करते हैं कि क्या क्या चीजें देश की जो हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद और इस चर्चा के लिए। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो राष्ट्र के हित के लिए बहुत आवश्यक हैं, और ये गंभीर विषय है कि एक मतलब राजनीति करते करते लोग सनातन का विरोध, राष्ट्र नहीं, ये सब बंद सेना का विरोध। देखिए संविधान में भी ये दिया हुआ है, आप किसी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, बातें नहीं कह सकते, लेकिन सब कुछ लिखने के बाद भी यही सब धड़ल्ले से हो रहा है। और चुनाव आयोग सिवाय जो है 48 घंटे 72 घंटे आप बोलेंगे नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो इस एपिसोड में हमने चर्चा की तमाम मुद्दों पे, और चुनाव अभी चल रहा है। अगले चरण के चुनाव के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे, और फिर जो ये घटनाक्रम तीसरे चरण के बाद चीज़ें सामने हमारे आते जाएंगी उस पर हम फिर चर्चा करेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।